है 2024 का जो मॉडल पेपर है फिजिक्स का, उसको सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, मेरे पास इसकी कुछ फोटोकॉपी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है वो दिया गया है एक सेल का वैद्युत वाहक बल E है। जब इसे लघुपतित करते हैं तो उसका टर्मिनल विभवांतर कितना है। वैद्युत वाहक बल E दिया गया है, वैद्युत वाहक बल यानी कि E, और कहा गया है इसे लघुपतित करते हैं। लघुपतित करने का मतलब ये होता है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ भी है लघुपतित का मतलब क्या था, शॉर्ट सर्किट करना। शॉर्ट सर्किट अगर करेंगे तो I इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। लघुपतित किया जाता है तो हमें निकालना V का मान। हमने एक रिलेशन पढ़ा है, E बराबर होता है V प्लस आई आर। यदि I का मान यहाँ पे कितना पुट कर दे, 0, तो E बराबर किसके हो जाएगा, V। मतलब V बराबर किसके हो गया, E के। तो टर्मिनल विभवांतर कितने होगा, E वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, E वोल्ट। जो भी ऑप्शन होगा आप देख सकते हो। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सवाल में कहा गया एक सेल का वैद्युत वाहक बल E है, इसे लघुपतित करने पर इसका टर्मिनल विभवांतर कितना होता है। लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करना, मतलब I इज इक्वल 0 हो जाएगा। जब I इज इक्वल अगर 0 है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर होता है V प्लस आई आर। तो यहाँ E का मान तो E रहेगा, V का मान ज्ञात करना है। I का मान कितना पुट कर देंगे, 0, तो V बराबर किसके हो गया, E के। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे पहले है X, तो ये तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। दूसरी है गामा, X किरणें, गामा किरणें। तीसरी अवरक्त, ये भी होती है। कौन सी नहीं होती इसमें, बीटा। बीटा किरणें नहीं होती। बीटा क्या होती है, कण होता है। बीटा कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी सही होगा, इसमें आंसर सही क्या है, बीटा किरणें। बीटा किरणें क्या नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दिया गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोगों में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना करने पर निरोधी विभव हो जाएगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना करने पर हमने एक रिलेशन पढ़ा है जो होता है एच न्यू इज इक्वल के प्लस डब्ल्यू, या हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल ई वी प्लस फाइव। फाइव क्या, निरोधी विभव यानी सॉरी, फाइव क्या है यहाँ पे, जो कार्यफलन वगैरह निकालते हैं हम, कार्यफलन को हम बोलते हैं। तो यहाँ ईवी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट जो होगा उसने पूछा निरोधी विभव यानी कि विभव कितना होगा। तो अगर मैं ईवी के लिए फॉर्मूला निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव। यहां से अगर मान निकाल लूं तो ये हो जाएगा। अब कहा यह गया है आवर्ती दोगुनी कर दी जाए, यानी कि न्यू का जो मान है, ये जो न्यू है इसे क्या कर दिया जाए, दो गुना। न्यू इज इक्वल 2 न्यू के रख दिया जाए तो ई 5 इज इक्वल ये 2 2 एच न्यू हो जाएगा माइनस कितना 5। तो अगर आंसर पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, उसने कहा 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना तो नहीं होने वाला। आधा हो जाएगा, आधा भी नहीं हो जाने वाला, क्योंकि 2 गुने से थोड़ा सा क्या होगा, ये कम होगा। 2 गुने से अधिक नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो क्या होगा, 2 गुने से अधिक होगा। क्या होगा ये, 2 गुने से अधिक। ठीक है, ये 2 गुने से क्या हो जाएगा, सॉरी 2 गुने से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, डी वाला, 2 गुने से थोड़ा कम। इसके बाद क्वेश्चन आगे दिया गया है इसका, अच्छा एक चित्र दिया गया है, 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड निम्न चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। सबसे पहले इसे ऊर्जा बैंड को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऊर्जा बैंड है, ये बीच का गैप है इनमें, ठीक है। दूसरा दिया गया है ये एक ऊर्जा बैंड है, बीच का गैप थोड़ा सा कम कर दिया गया। और ये तीसरा है जिनके बीच का गैप नहीं है, लिखा हुआ भी है उसमें बैंड गैप, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है।
यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच का जो गैप हो ज्यादा हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच का गैप ज्यादा हो, मतलब ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जा सकता, जंप नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इसमें वैद्युत का चालन नहीं होगा। और अगर वैद्युत का चालन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, ये कुचालक। ये क्या कहलाएगा, कुचालक, क्योंकि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाने वाला। अब इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, जंप कर लेंगे यहां से यहां। चित्र में दर्शाया भी गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। जो ऊर्जा बैंड का गैप है वो थोड़ा कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब क्या होगा चालन तो होगा लेकिन कैसा होगा, कम। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अर्धचालक। अर्धचालक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को क्या करेंगे, मतलब कम ले जाएंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, अर्धचालक। और तीसरा क्या हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र है, एक दूसरे के पास जा सकते हैं ऊर्जा बैंड में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चालक। तो अब आपको देखना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। ये क्या होगा, कुचालक, ये क्या होगा, अर्धचालक, ये क्या होगा, चालक। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये पदार्थ क्रम से होंगे, उसने कहा चालक, अर्धचालक, कुचालक तो नहीं है, अर्धचालक कुचालक नहीं है, कुचालक चालक अर्धचालक ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, डी, कुचालक अर्धचालक और चालक। ठीक है, इससे आगे का पार्ट देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। हाइड्रोजन परमाणु में कोणीय संवेग के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो कोणीय संवेग होगा वो h/2 का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। h/2 का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, बी। ठीक है, वैसे n भी होता है कक्षाओं के लिए, पहली कक्षा के लिए 1 n का मान, दूसरी कक्षा के लिए 2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आगे दिया गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु यानी कि हवा के सापेक्ष ANG कितना दिया गया है, 3/2। फिर दिया गया ANW पानी का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। कहा क्या गया है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है हमें, कांच का, सॉरी हमें क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जल के सापेक्ष अगर हम ANG निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AN कितना, W बटे ANG। हमें किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का। तो जिसका भी हम अपवर्तनांक निकालते हैं उसे कहां लिखते हैं, ऊपर। जिसके सापेक्ष निकालना है उसे कहां लिखते हैं, नीचे। इनके मान रख दो, ANG का मान कितना है, ANG 3/2, इसका कितना है 4/3, मल्टीप्लाई कराओगे तो 9/8, तो आंसर कितना आ गया, 9/8। आगे दिया गया यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दे तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आवेशित कण की त्रिज्या कितनी होगी, इसके लिए हमने पढ़ा है R बराबर होता है mv/qb, mv/qb। mv क्या है, m द्रव्यमान है, v वेग है, b क्या है आवेश, और सॉरी q क्या आवेश, b क्या है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। कहा यह गया है कि v को तो 2 गुना कर दिया जाए, 2v लिख दिया जाए, और b को कर दिया जाए b/2 हाफ कर दिया जाए, तो क्या होगा त्रिज्या में, तो m ये कितना हो जाएगा 2v/q, ये कितना हो जाएगा b/2, ये 2 पे पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा 4mv/qb, यानी कि कितने गुना हो गया, 4 गुना। क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, सी। उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद आगे कहा गया है वैद्युत रोधी तार की एक कुंडली एक बैटरी से संयोजित है, यदि इस कुंडली के पास
इसे गैल्वर्स हुई। वायुविरोधी विरोधी तार की एक कुंडली एक बैटरी से संयोजित है। यदि इसे गैल्वेनोमीटर के पास ले जाए तो इसका सूचक विक्षेपित हो जाता है। क्यों? सूचक जो विक्षेपित होता है वो क्यों कारण होता है? किसी कुंडली को कुंडली दी गई है और किसी इसमें तार यानी कि इसमें एक बैटरी संयोजित कर दे, इसमें एक बैटरी जोड़ दे, तो हमें पता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाती है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसमें विक्षेपण उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन, कितने हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए और आर के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंकित करें। अब लगभग सभी विषयों में इस तरीके के एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसे आपको ध्यान से समझना किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को अभिकथन ए है और आर के रूप में चिन्हित किया गया है। हमें आंसर देने जो उसने शुरुआत में लिखे हुए हैं ए बी सी और डी, जो लिखा हुआ ए तथा आर दोनों सत्य है। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर, ये बाद में बताने हमें कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। उससे पहले हमें क्वेश्चन देखना है जो दिया गया है, ये वाला, ये क्वेश्चन है। आंसर तो बाद में देखने हैं, हमें पहले क्या करना है? क्वेश्चन क्या दिया गया है? अभिकथन ए। अभिकथन ए में दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो सही है। यानी कि ए क्या है इसमें? अभिकथन जो है वो क्या है? सही है, क्योंकि उसने कहा है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो समविभव पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर जिस विभव क्या हो? बराबर हो। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? इसके लंबवत होती है, तो इसका मतलब ये क्या है? सही है ए। अब कारण क्या दिया है इसने? समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि अगर ये समविभव पृष्ठ है, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को ले जाएंगे तो किया गया कार्य कितना होता है? इसमें शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य है। तो मतलब इसका जो आर है वो भी क्या है? सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखते हैं क्या कहा गया। ए ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ए वाला क्या है इसमें? सही है। ठीक है, क्या करेंगे हम? ए ऑप्शन सही लगाएंगे। इसका फिर अगले पार्ट दिया गया है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। सही है, वर्ण विक्षेप हमने पढ़ा है कि श्वेत प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो अपने भागों में विभक्त हो जाएगा। तो ए क्या है इसमें भी? सही है। दूसरा कहा गया है प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में परिवर्तित होती है। गलत है, क्योंकि आवृत्ति थोड़ी ना परिवर्तित होती है किसी माध्यम में जाने में। तो ए क्या है? सही है, आर क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। क्या कहा गया है? ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें देखना है कि ए और आर दोनों सही है नहीं है, फिर ऑप्शन देने हैं, फिर देखना है कि ए बी सी कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद आगे क्या दिया गया है? ये थे ऑप्शनल क्वेश्चन। इसके बाद दिए गए हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन जो एक मार्क्स के हैं, जिन्हें हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव कितना होता है? आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें पता है 0 होती है, हमने गाउस प्रमेय में पढ़ी है। केंद्र पर तीव्रता कितनी होती है? 0। विभव कितना होता है? विभव होता है नियत। नियत कैसे है, कितना होता है समझेंगे। जितना उसके पृष्ठ पर होगा उतनी उसके केंद्र पर होगा। विभव कितना होगा? जितना उसके पृष्ठ पर होगा उतनी कहां होगा? उसके केंद्र पर होगा। ठीक है,
तो विभव नियत होगा। विभव में हम क्या लिखेंगे, इसमें अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर शून्य होती है तथा विभव उसके पृष्ठ के बराबर होता है। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तथा विभव उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, cos फाई से, जो कितना दे रखा है 0.5। हमसे पूछेगा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज मतलब फाई का मान ही निकालना है, कलांतर कितना होगा। अब हमें पता है 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो कोस में 1/2 कितनी डिग्री का मान होता है, कोस में 1/2 होता है पाई बाई 1/2 3 का 60 का कैंसिल हो गया, तो फाई बराबर कितना पाई बाई 3। तो कलांतर कितना आ गया पाई बाई 3 है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है। एक उत्तल लेंस है जिसे एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। अगर दोनों के अपवर्तनांक बराबर है मतलब मान लेते हैं कि एक इस वाले पदार्थ में एक लेंस को डुबो दिया जाए, यहां पे क्या रख दिया जाए एक लेंस। अब इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक क्या सेम है, तो एक कांच का जो लेंस होगा ये हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक सेम है। प्रकाश की जो प्रकाश की जो चाल होगी दोनों में सेम होगी। तो मतलब ये लेंस एक भाग किसकी तरह कार्य करेगा, एक समतल प्लेट की तरह, क्योंकि दोनों का अगर अपवर्तनांक सेम है तो जो लेंस होगा वो समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। और समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है अनंत, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी फिर अनंत। यदि उसी अपवर्तनांक वाले द्रव में किसी लेंस को डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी फिर अनंत होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी अर्ध तरंग दृष्टकारी में निर्गम आवर्ती क्या होगी यदि निवेशी आवर्ती दी गई है हमें 50 हर्ट्ज, तो निर्गत कितनी होगी वो भी कितनी होगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये कब होगी जब अर्ध तरंग हो गए। अर्ध तरंग के लिए जो निर्गत होगी वो जो निवेशी होगी वही क्या होगी निर्गत होगी, दोनों बराबर होगी। लेकिन अगर ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी होता तो ये आवर्ती कितनी होती 100, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है अर्ध तरंग के लिए आवर्ती सेम रहेगी लेकिन पूर्ण तरंग के लिए आवर्ती 2 गुना हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया हमें 7। एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। अच्छा सॉरी, ये दिया गया है 6। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6 क्या दिया गया है। 6 में हमें दिया गया है एक भुजा वाले चलो घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा है, तो उसके प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। हमने फाई ई बराबर पढ़ा है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि घन की 6 फ्लक होती है तो संपूर्ण आवेश कितनी जगह डिवाइड हो जाएगा 6 जगह। कितनी जगह डिवाइड हो जाएगा 6, तो यहाँ कितनी से डिवाइड हो जाएगा 6, क्योंकि एक फलक पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी Q बटे 6। तो यहां कितना आंसर आ जाएगा गुजरने वाला फ्लक्स Q बटे 6 फाई। ठीक है, तो हमें करना कैसे, हमें लिख लेना है कि एक फ्लक्स से गुजरने वाला आवेश Q बटे 6 होगा तब संपूर्ण फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स गाउस परिमेय से Q बटे इससे, और यहाँ पे इसका मान पुट कर दोगे। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ वरना पता चल रहा आपको चोरी करो। हमें पता है कि क्यू ई फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, और क्योंकि
घन की 6 फलक होती है तब Q बराबर होगा Q बटे 6। यहाँ पे मान रखो तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा Q बटे 6 और एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद दिया गया एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा क्या दी गई है हमें, समान दी गई है, एक जैसी दी गई है। गतिज ऊर्जा समान है, कहा यह गया है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, हमें पता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य H बराबर होता है H/2m और होता है K क्या होता है गतिज ऊर्जा। वैसे तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य H बराबर हमने ये पढ़ा है P बराबर mv से हमने पढ़ा है, लेकिन ये होती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब अगर मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो H/√2m e हो जाएगा, क्योंकि K तो दोनों में सेम है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और हमें पता है कि ये हो जाएगी किसकी, प्रोटॉन के लिए, P के लिए, तो H/√2mp और K ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों को भाग दिया जाए, दोनों को क्या की जाए, भाग दी जाए तो कितना हो जाएगी बटे HP बराबर H/√2me के बटे H/√2mp के। अब यहाँ पे अगर देखिए H से H कैंसिल, 2 से 2 की रूट में, K से K कैंसिल, ऊपर पहुंच जाएगा, तो लैम्डा ई बटे लैम्डा पी बराबर ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में है दोनों एम पी बटे एम ई। अब हमें पता है क्या, ये नोट कर लेना है कि एम पी बराबर होता है 1836 गुना एम ई के। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1836 गुना होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। तो अगर मैं ये वाला मान यहां रख दूं तो लैम्डा ई बराबर ये गुना में जाएगा लैम्डा पी अंडर रूट, इसका मान हो जाएगा 1836 एम ई बटे एम ई, एम ई से एम ई कैंसिल। अब लैम्डा ई बराबर कितना, एच लैम्डा पी और रूट कितना 1836, मतलब अगर रूट से बाहर निकाल ले तो इतने गुना अधिक होगा। तो उसने पूछा है कौन सा अधिक होगा, उसने कहा गया है, इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उसने पूछा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य छोटी होगी, क्यों, तो किसकी छोटी होगी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, लैम्डा पी, क्यों, क्योंकि ये तो अधिक हो रही ना, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य अगर इसे रूट से बाहर निकाला जाए तो अधिक होगी, किससे, प्रोटॉन की तरंगदैर्ध्य से, क्योंकि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जितना अधिक द्रव्यमान उतनी ही कम तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, इसे करने के बाद आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य अधिक होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, कुंडलियों के युग्म के अन्योन्य प्रेरकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्योन्य प्रेरकता का नंबर 1 आ गया है, कुंडली के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए अगर कुंडली के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, एम का मान क्या हो जाएगा, कम। एम क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और ये क्या हो जाएगा, कम। तो पहले मान से क्या आ जाएगा, कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकता कम होगा क्योंकि फ्लक्स कम होगा। जब दोनों कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, दोनों कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर फ्लक्स परिवर्तन अधिक होगा या फ्लक्स अधिक होगा, जिसके कारण अन्योन्य प्रेरकता बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है, यदि इसके बीच डी बटे 2 मोटाई की एक धातु की प्लेट रखी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें बताया अगर हवा में रखा जाए तो सी नोट बराबर होता है कितना, सी नोट बराबर हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नोट ए बटे डी। इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मान लूं, हमें पता है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, पढ़ा है आपने,
तो ए बटे होता है डी माइनस टी और प्लस टी बटे के। अब इसमें ये कहा गया है कि के का मान तो हो जाएगा अनंत, क्यों? क्योंकि धातु के लिए के का मान अनंत होता है। और टी बराबर अगर हम रख दें डी बटे 2 तो कितना होगा? तो इसमें देख लेते हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटे डी माइनस डी बटे 2 प्लस टी का मान डी बटे 2 बटे अनंत, और बाकी किसी के बटे में अनंत होते टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटे डी बटे 2, ये 2 गुना पहुंचा दो, तो सी बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कहां पहुंच गया? ऊपर गुना में, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बटे डी। कितने गुना बढ़ गई? 2 गुना। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी उसकी धारिता? 2 गुनी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है 60 कोण वाला प्रिज्म 30 डिग्री का विचलन कोण देता है। 60 कोण वाला प्रिज्म, ए का मान कितना दे दिया गया? ए का मान दिया गया है 60। 30 डिग्री का डायल का मान कितना दे दिया? 30। प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल बटे 2 बटे साइन कितना? ए बटे 2 हमने पढ़ा है प्रिज्म में। तो एन बराबर ए का मान कितना है? 60 प्लस 30 बटे 2 साइन भी है बटे साइन 60 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? एन बराबर 90 साइन 90 बटे 2 और ये साइन 30। 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? एन बराबर हो गया 45 साइन 45 बटे साइन कितना? 30 मान रखो। साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे रूट 2 और साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे 2। साइन 45 और साइन 30, साइन 30 का मान 1 बटे 2, उल्टे से गुना करेंगे तो एन बराबर 2 बटे रूट 2। अगर इसे से कैंसिल करो तो एन बराबर कितना? रूट 2। रूट 2 का मान कितना होता है? 1.14। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जो भी आपने निकाल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है इसके अथवा का 4 लेंसों की फोकस दूरी व द्वारक निम्न अनुसार है, तो हमें बताना है इसमें से हमारे लिए कौन सा सही होगा। हमारे लिए कौन सा क्या होगा? सही होगा। कैसे? सबसे पहले दिया गया है 100 सेमी और 10 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है 100 सेमी 5 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है 10 सेमी और 2 सेंटीमीटर। फिर 5 सेमी और 2 सेंटीमीटर। हमें कहा गया हमें बनाना है क्या? खगोलीय दूरदर्शी। अब दूरदर्शी में 2 प्रकार के लेंस होते हैं, तो अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक कौन सा लेंस होता है? जो वस्तु की ओर होता है। और एक होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस कौन सा होता है? जो हमारे अंकों के ओर होता है। ये होती है दूरदर्शी। ये क्या होता है? बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी वाला होता है। तो बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी कितनी है? बड़ी है। द्वारक भी क्या बड़ा है, तो एक तो लेंस ले लेंगे हम, क्योंकि यहां पे हमें लगाना है। दूसरा क्या? छोटी फोकस दूरी हो, छोटा ही द्वारक हो, तो सबसे छोटी फोकस दूरी ये है और सबसे छोटा द्वारक भी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? ये लगा लेंगे। यानी कि यहां पे हम कौन सा लेंस लगाएंगे? ए। और यहां पे कौन सा लेंस लगाएंगे? डी। तो हमें यहां लिखना है थोड़ा सा पहले। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक तथा द्वारक बड़ा होता है, तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम तथा द्वारक छोटा होता है, अतः ए अभिदर्शक लेंस की तरह कार्य करेगा और डी नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है,
इसके बाद है बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। बोर मॉडल में परमाणु मॉडल की सीमाएं, इसे आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा बोल देता हूं इसे। देखो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। बोर का परमाणु मॉडल जो है वो हमें ये बताता है कि एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो उस स्पेक्ट्रम के दोनों ओर हमें छोटी छोटी वर्ण और प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला जो बोर की कमियां है, सूक्ष्म संरचना की बोर मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया। जो सूक्ष्म संरचना होती है उसकी ये बोर मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा जो है वो है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो विपटन होता है, अच्छा चलो ये छोड़ दो। दूसरा होता है हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया। बोर मॉडल जो है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है, तो दो कारण हमें लिखने थे। नंबर एक तो सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पाया था। दूसरा ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया। फिर कहा गया बोर त्रिज्या क्या है, अर्थात इसका मान लिखना है। बोर त्रिज्या का हमें मान लिखना है। तो बोर त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, बोर त्रिज्या निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, या ऐसे बोर त्रिज्या के लिए मैं दाखिली फॉर्मूला लिखा देता हूं जो हमने पढ़ा है। या कर लेते हैं, चलिए। बोर ने क्या निकाला था, त्रिज्या निकालने के लिए क्या किया, एक परमाणु लिया, ये इसका केंद्र हो गया जेड ई, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो परिक्रमण कर रहा है इस तरीके से। अब इसका जो कोणीय संवेग होगा वो होगा एम वी आर। वो कितना होगा, इन दोनों पर लगे हुए कुलाम बल के इक्वल। कुलाम बल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, क्योंकि एक आवेश इंटू ई बटे बीच की दूरी कितनी है आर। ठीक है, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लू, इक्वेशन क्या मान ली जाए, फर्स्ट मान ली जाए, ये वाली हो गई आपकी इक्वेशन। अच्छा सॉरी, ये क्या कर दिया, कोणीय संवेग होता है अभिकेंद्र बल, सॉरी एम वी स्क्वायर बटे आर। कोणीय संवेग अभी अलग है, वो थोड़ा सा अलग है। इसका जो अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल वो होता है एम वी स्क्वायर बटे आर। यहां से आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा एम वी आर, ये वाला आर यहां पहुंचा दिया, बटे जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब हमने बोर मॉडल में पढ़ा है कि एम वी आर जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई के हो। हमने पढ़ा है जो कोणीय संवेग होगा, जो किसी कक्षा का कोणीय संवेग होता है वो h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो अगर मैं यहां से मान निकाल लू एम वी का, यहां पे रख दू, ये हम क्या करें m से गुना भाग करा दे। समीकरण जो फर्स्ट है इसमें m से गुना भाग करा लिया जाए। समीकरण फर्स्ट में ये, अच्छा v था, ये सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, वी स्क्वायर आर m से गुना भाग करने पर, या मान हमें क्या करना है, यहां से मान यहां रखना है कैसे भी करके। तो मैं यहां से मान निकाल लेता हूं एम वी का, क्योंकि हमें इन इक्वेशन चलो सेकंड मान लेते हैं, दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण, अच्छा यहां तो नजर ही नहीं आ रहा होगा, समीकरण फर्स्ट, सॉरी ये क्या है, सेकंड का वर्ग कर भाग देने पर, इसको कि हमें v से v कैंसिल करना, r को बचाना, इसका वर्ग करो, ये तो जो का तो रहेगा एम वी स्क्वायर आर बटे ये जेड ई स्क्वायर बटे
पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बटे में भी आ जाएगा कितना, एन एच बटे 2 पाई, इसके बटे में कितना आएगा, वर्ग कर रहे हैं हम, इसका वर्ग करेंगे तो कितना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, एम से एक एम, आर से आर, बचा कितना, यहां पे जो बचा वो बचा एम, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं ना, नीचे क्या बचा, 1/m और r बराबर बचा, यहां पे कुछ कैंसिल होगा क्योंकि पहले वर्ग होगा, पहले क्या होगा, इसका वर्ग होगा, उल्टे से गुना करेंगे तो जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका 4 पाई स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देख लेते क्या कटेगा, कुछ कटेगा पाई से, एक पाई आर, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 1/m एम आर बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हमें तो आर का मान निकालना है, तो ये यहाँ ये यहाँ, तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहां से निकाल ले, ये गुना में गया तो ये इधर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे ये यहां पहुंच गया, तो एम जेड ई स्क्वायर, तो कितना आ गया अच्छा एक पाई भी बचा हुआ कहीं पे, क्योंकि पाई का स्क्वायर है तो ये यहाँ बटे में जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे एक पाई, तो ये होती है बोर मॉडल की त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद जो आगे दिया गया है, कहा गया है यद्यपि ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियों के बीच कोई सीधा वैद्युत संयोजन नहीं होता, मतलब डायरेक्टली तार नहीं जुड़े होते, फिर भी ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में स्थानांतरण होती है, क्यों, मतलब पूछा क्या गया है कि हमें पता है कि अगर प्राथमिक कुंडली ये है, द्वितीय कुंडली है, तो बीच में गैप होगा, डायरेक्ट तार नहीं जुड़े होंगे, लेकिन फिर भी एक कुंडली से दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित कैसे हो रही है, ऊर्जा कैसे जा रही है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रांसफार्मर अनयोन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमें क्या लिखना है इसमें, अनयोन्य प्रेरण गुणांक, टोटल लिखना है बस इसमें, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखना है, अनयोन्य प्रेरण गुणांक, पास पास की दो कुंडलियों में से यदि एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, लिखना है इसमें। इसके बाद कहा गया एक निज अर्धचालक को एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित करेंगे, निज अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, और पी टाइप में 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो इस वीडियो में हम इतना ही ध्यान देते हैं क्योंकि काफी बड़ी हो जाएगी वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसका ऐसा है कि आपको समझ नहीं आया, या थ्योरी लिखने से छूट गई हो, या न लिखी हो, या समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब इसे सोल्यूशन करें तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर ले जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ठीक है, तो कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।